हमारे घर के बाहर रोड पर हम जहाँ हम जाते हैं बीचेस पर, हम देखते हैं कि बहुत सारा कूड़ा करकट जमा है और हम ये भी देख रहे होते हैं कि लोग उस पर चल रहे हैं। नो वन टेक केयर कि भाई क्या हो रहा है हमारे आसपास, और हम उसमें मजीद इजाफा कर देते हैं। जो खाते हैं पीते हैं, रैपर्स, प्लास्टिक, हम सब अपनी गाड़ियों से बाहर फेंक देते हैं सड़कों पर। ये हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं पॉल्यूशन में, ये हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं गंदगी बढ़ाने में। तो जब आप इसमें कंट्रीब्यूट कर सकिए तो वाई डोंट यू कंट्रीब्यूट कि आप इसको सफाई करने में हाथ करें। और जब हम सब मिलकर कंट्रीब्यूट करेंगे तो हमारा पाकिस्तान, हमारा मुल्क हर किस्म की बीमारियों से साफ होगा। आप तो पाकिस्तान में देखिए कि दिन ब दिन हमारा टेम्परेचर जो है, हमारा वेदर जो है वो एक्सट्रीम हॉट की तरफ जा रहा है। अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू बैठक। और बैठक में जिस तरह हम आपको मेहमानों से मिलाते हैं वो बड़े ख़ास होते हैं, बड़े स्पेशल होते हैं, अपनी अपनी फील्ड्स में वो बहुत एक्सपर्ट होते हैं और उनसे हम बहुत कुछ सीखते हैं। आज भी हमारे पास जो पर्सनालिटी मौजूद हैं उनसे माशाल्लाह आप और मैं आज बहुत कुछ जानने और सीखने वाले हैं, क्योंकि वो स्पेशलिस्ट हैं एक पर्टिकुलर फील्ड की, जो कि मैं भी आपको बताती हूँ। हमारे पास मौजूद हैं बहुत ही सीनियर, बहुत ही एक्सपर्ट डॉक्टर साहिबा, जो कि बेसिकली फ्रॉम द मेडिकल बैकग्राउंड, लेकिन उसके बाद उन्होंने पब्लिक हेल्थ में अपनी बहुत एक्सपर्टीज़ को पॉलिश किया। उन्होंने उसमें PhD भी किया, उन्होंने उसमें पोस्ट ग्रेड भी किया, पोस्ट डॉक भी किया, और माशाल्लाह अभी करंटली एक यूनिवर्सिटी में एज एन एसोसिएट प्रोफेसर भी परफॉर्म कर रही है। हमारे पास मौजूद है डॉक्टर सरवत मुमताज़। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? जी अल्लाह का बहुत करम है। डॉक्टर साहिबा, इट्स अ प्लेजर टू हैव यू हियर। सेम हियर। बिकॉज मुझे पता है कि आपसे आज मैं तो बहुत कुछ सीख के उठूँगी ही, लेकिन बहुत सारे और लोग भी आज आपकी नॉलेज से बहुत फ़ायदा उठाएंगे। सबसे पहले थैंक यू वेरी मच कि आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया, एंड इट्स रियली pleasure for me as well. क्या बात है, and क्या inshallah we will talk together. माशाल्लाह आपका एक मेडिकल बैकग्राउंड, एक MBBS करने के बाद, but you went for a field which is public health. इट्स अ पार्ट ऑफ आप कह सकते हैं कि मेडिसिन, बट पब्लिक हेल्थ में आपने सिर्फ ये नहीं कि आपने सिर्फ मास्टर्स करके छोड़ दिया, आपने PhD भी की फ्रॉम साउथ कोरिया, यू वर टेलिंग मी, एंड माशाल्लाह उसके बाद यू वेंट टू अमेरिका और पोस्ट डॉक भी उन्होंने PhD में इसमें ही किया। मतलब आप सोच सकते हैं कि पब्लिक हेल्थ से इनका कितना लगाव है, पब्लिक हेल्थ से इनका कितना इंटरेस्ट है। तो ऑब्वियसली उससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ों पर शी इज़ बीन वर्किंग एज वेल। तो जब हम पब्लिक हेल्थ की बात करते हैं डॉक्टर साहिबा, तो क्या मेजर इशूज़ आपको पाकिस्तान रिलेटेड करंटली नज़र आते हैं? डॉक्टर राफिया, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। पब्लिक हेल्थ बेसिकली पूरी दुनिया में एंड इंक्लूडिंग पाकिस्तान एक न्यूली डेवलप्ड फील्ड है, और इससे पहले ये मौजूद तो थी यकीनन, लेकिन इतना ज़्यादा इसका स्कोप और इसमें इतनी ज़्यादा जो डेवलपमेंट्स और इम्प्रूवमेंट्स हुई हैं वो इससे पहले देखने में नहीं आई हैं। पाकिस्तान में पब्लिक हेल्थ का बहुत ज़्यादा स्कोप हो गया है। बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस पब्लिक हेल्थ में मास्टर्स एंड PhDs करवा रहे हैं, और इसके साथ साथ पब्लिक हेल्थ पाकिस्तान की ज़रूरत है। जितने भी, वैसे तो पब्लिक हेल्थ इज़ फॉर ऑल, पब्लिक हेल्थ का मतलब फॉर पब्लिक हेल्थ, फॉर पब्लिक, लेकिन जितनी ज़रूरत इसकी लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज़ में एंड डेवलपिंग कंट्रीज़ में है, तो आई थिंक कि वो इतनी ज़्यादा डेवलप नहीं है। गो कि इट इज़ इक्वली कंट्रीब्यूटिंग इनटू द मेडिकल साइंसेस। तो पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ ऑलरेडी बर्डन ऑफ डिजीज़ बहुत ज़्यादा हैं, तो अगर हम प्रिवेंशन पे फोकस करें, हम अपनी कम्युनिटी को अपने साथ लेकर चलें और हम कंट्रीब्यूट करें सब मिलकर, तो स्पेसिफिकली कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ पाकिस्तान में बहुत कम हो सकते हैं। आप ये देखें कि हम हुकूमत से लेके NGOs तक, एवरीवन इज़ वर्किंग टू इरेडिकेट अ सॉर्ट ऑफ वेरी सीरियस एंड कॉन्टेजियस डिजीज़ फ्रॉम पाकिस्तान। लाइक आप पोलियो को ले लें, कितने साल हो गए हैं कि हम पोलियो की जंग लड़ रहे हैं, और इसमें सब हमारे साथ शामिल हैं, गवर्नमेंट्स शामिल हैं, NGOs शामिल हैं। यस जी, मगर एवरी टाइम एक नया केस रिपोर्ट होता है, और इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत इस चीज़ की है डॉक्टर साहिबा कि हम आगाही देना अपनी आवाम को, हमें कम्युनिटी को साथ लेके चलना है। दिस इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन अदर मेडिकल साइंसेज एंड द पब्लिक हेल्थ। आगाही, आप अवेयरनेस क्रिएट करें, बट मुझे सबसे अफसोसनाक सिचुएशन इसमें ये लगती है कि जैसे ही पोलियो इराडिकेशन का ये सारी मुहिम शुरू हुई, तो साथ ही अफवाहें फैलनी शुरू हो गई कि ये नहीं लगवाना बच्चों को, ये यहूदियों की साजिश है, इसमें बच्चा इनफर्टाइल हो जाएगा, इसमें बच्चे के साथ ये हो जाएगा। तो बहुत सारे लोगों के दिमागों में जो है ये बातें जो है फीड की गई। फिर बताया ये गया कि ये जो वैक्सीन है, ये इसका टेम्परेचर मेंटेनेंस जो होती है वो नहीं है, एक्सपायर्ड है, इससे बच्चों को खुद पोलियो हो जाएगा। ऐसी बहुत सारी अफवाहें और बातें। तो मैं कहती हूँ कि इतना
इतना अरसा हो गया, इतने साल हो गए इस चीज़ को, ये चीज़ हम अभी तक ये अफवाहों वाला पार्ट इरेडिकेट क्यों नहीं कर पा रहे हैं? इसकी मेन रीज़न यही है डॉक्टर साहब, आपके क्वेश्चन में ही इसका आंसर भी मौजूद है कि देखिए हमारी जो आवाम है, कम्युनिटी है, लोग हैं, हम उनको जब तक एडवोकेट नहीं करेंगे। हेल्थ के 2 पार्ट्स होते हैं एजुकेशन से रिलेटेड, एक होता है हेल्थ एजुकेशन और एक होता है हेल्थ एडवोकेसी। वी नीड टू वर्क ऑन बोथ साइड्स। हमें अपनी आवाम को हेल्थ को एडवोकेट भी करना है, उनको एजुकेट भी करना है, और यही सारे टैबूज़ जो हमारे लोगों में पाए जाते हैं, हमें इस पे काम करना है। डॉक्टर साहब सबसे इम्पोर्टेंट बात जी यही मैं आपको बता रही हूँ, वो नहीं, बिहेवियर। हमें लोगों के बिहेवियर चेंज पे काम करना है। हमें उनको बताना है कि हेल्थ बिहेवियर्स क्या होते हैं और सेफ़ हेल्थ बिहेवियर्स क्या होते हैं, प्रोटेक्टेड हेल्थ बिहेवियर्स क्या होते हैं, रिस्की हेल्थ बिहेवियर्स क्या होते हैं। और हमें उनको साथ साथ ये बताना है कि वैक्सीनेशंस जो हम करवाते हैं पाकिस्तान में, इम्यूनाइजेशन जो हम करवाते हैं, उनका बेसिक मकसद क्या है और वो उससे उनके बच्चों में और आइंदा आने वाली नस्लों में कितनी ज़्यादा बीमारियों से प्रोटेक्शन होगी। तो मेरा ख्याल है कि जब हम कम्युनिटी को साथ लेकर चलते हैं और हम कम्युनिटी को एजुकेट करते हैं, हम लोगों के बिहेवियर्स, दिस इज़ व्हाट पब्लिक हेल्थ अबाउट इज़, कि जब हम लोगों की बिहेवियर्स पे काम करते हैं, बिहेवियर चेंज करते हैं रिलेटेड टू हेल्थ, कि उनको कैसे खाना है, कैसे पीना है, कैसे सोना है, कैसे जागना है, उनकी डेली हैबिट्स क्या होनी चाहिए, फिजिकल एक्टिविटी कितनी उनकी लाइफ में होनी चाहिए, इन्फेक्शियस डिजीज़ से जो है ख़ुद को और अपनी फैमिलीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए उनको कौन कौन से सेफ्टी मेजर्स करने चाहिए, ना सिर्फ अपने लिए बल्कि पूरी कौम के लिए। इसमें ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि पब्लिक हेल्थ स्टार्ट्स फ्रॉम यूनिट ऑफ द सोसाइटी, यानी फ़र्द से स्टार्ट होती है एंड देन इट गोज़ बियॉन्ड कि कंट्रीज़, अक़वाम, पूरी कम्युनिटीज़, और फिर जब सब मिलके काम करते हैं तो ये पूरा ओवरऑल हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। तो आपका जो सवाल था कि हमें क्या करना चाहिए, तो डॉक्टर साहब मैं एक बात कहना चाहूँगी, हमें अपना हिस्सा डालना चाहिए, हमें अपने हिस्से का काम करना चाहिए, हमें कंट्रीब्यूट करना चाहिए और कुछ भी नहीं करना चाहिए। बहैसियत फ़र्द, बहैसियत कौम, बहैसियत कम्युनिटी, हमें सबके साथ मिलकर, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको छोटी सी मिसाल देती हूँ, हमें से अक्सरियत का एक रुझान है कि अगर हमारे घर के बाहर रोड पर हम जहाँ हम जाते हैं, बीचेस पर, हम देखते हैं कि बहुत सारा कूड़ा करकट जमा है और हम ये भी देख रहे होते हैं कि लोग उस पर चल रहे हैं, नो वन टेक केयर्स कि भाई क्या हो रहा है हमारे आसपास, और हम उसमें मज़ीद इजाफा कर देते हैं। ये हमारा अमूमी रवैया है कि हम सफ़र के दौरान जो खाते हैं, पीते हैं, रैपर्स, प्लास्टिक्स, हम सब अपनी गाड़ियों से बाहर फेंक देते हैं सड़कों पर। ये भी कंट्रीब्यूशन है, ये हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं पॉल्यूशन में, ये हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं गंदगी बढ़ाने में, ये हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इन्फेक्शियस डिजीज़ में। तो जब आप इसमें कंट्रीब्यूट कर सकती है तो व्हाई डोंट यू कंट्रीब्यूट कि आप इसको सफाई करने में हेल्प करें। फॉर एग्जांपल आपका इतना भी कंट्रीब्यूशन बहुत है कि जो चीज़ें आपने इस्तेमाल की, जो रैपर्स, जो भी जी आपने उसको डिस्पोज ऑफ कर दिया, ये आपका कंट्रीब्यूशन हो गया। इसी तरह आप जहाँ जिन से मिलते हैं, हर पढ़े लिखे बाशऊर ज़िम्मेदार फ़र्द की ये ज़िम्मेदारी है कि वो अपने आसपास लोगों को देखे। अगर कहीं पे उसको लगता है कि औरतें, बच्चे सफाई सुथराई का फ़क़दान है या उनकी हैंड वॉशिंग टेक्निक्स उनकी प्रॉपर नहीं हैं, या अपने आसपास मोहल्ले में, घर में, इवन हमारे घर जो काम करने वाले लोग आते हैं, वो हमारे साथ जितना भी हमारा हल्का अहबाब है उन सब में, तो हम देखें जहाँ अवेयरनेस की ज़रूरत है, आगाही फैलाने की ज़रूरत है, वहाँ हम आगाही दें। ये हमारा कंट्रीब्यूशन है। और जब हम सब मिलके कंट्रीब्यूट करेंगे तो हमारा पाकिस्तान, हमारा मुल्क हर किस्म की बीमारियों से साफ़ होगा, पाक होगा। के लिए डॉक्टर साहिबा बहुत ज़रूरी है उस लेवल की अवेयरनेस। आपने कहा कि सोसाइटी का यूनिट विच इज़ अ सिंगल फ़र्द, तो वो उस सिंगल फ़र्द को पकड़ के अवेयरनेस देने की ज़रूरत मुझे लगता है बहुत ज़्यादा है। अच्छा, कुछ लोग मुझे ऐसा लगता है कि है भी, बट देन दे डोंट फॉलो, एंड अप सेइंग कि जब सभी कर रहे हैं तो मैं भी कर लूँगा तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा। यू नो, अवेयरनेस होने के ये हमारा माइंडसेट है। एक माइंडसेट आपको नज़र आता है कि अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग भी शीशा खोल के जो है बाहर कचरा इसलिए फेंक रहे होते हैं कि सभी फेंक रहे हैं। दैट्स द थिंग। तो वो कंट्रीब्यूट करें तो आपका, फॉर एग्जांपल पॉल्यूशन है, पब्लिक हेल्थ का बहुत इंपॉर्टेंट एक इशू है, एयर पॉल्यूशन है, वाटर कंटेमिनेशन है, हमें जो है वो फूड सेफ्टी बड़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो ये जो कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर है, इसी तरह जो एयर पॉल्यूशन है, नॉइज़ पॉल्यूशन है, ये सब हम ही तो करें।
देखिए डॉक्टर राफा, ये सब ह्यूमन मेड एक्टिविटीज़ हैं, ये किसी फैक्ट्री में नहीं बनी True हैं, that. ये हमने खुद क्रिएट की हैं। क्लाइमेट चेंज है लाइक, Climate इस change. क्लाइमेट चेंज में इस वक्त हाँ एग्जैक्टली, मैं क्लाइमेट चेंज पे ही आना चाह रही थी। तो ये जो हम कर रहे हैं ना डॉक्टर साहब, ये सब हमारे ही अपने अमाल का नतीजा है जो हम देख रहे हैं। लाइक आप पाकिस्तान में देखिए कि दिन ब दिन हमारा टेम्परेचर जो है, हमारा वेदर जो है वो एक्सट्रीम हॉट की तरफ जा रहा है। ये रिसेंट रिपोर्ट में डॉक्टर साहब जी, जी। रिसेंट रिपोर्ट देखी थी, उसमें ये था कि इस बार पाकिस्तान में बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन का विंटर आएगा। एग्जैक्टली, हमने कितनी लॉन्ग ड्यूरेशन का समर देखा है, और नवंबर का टाइम चल रहा है और हम अभी भी समर, कराची में बैठ के समर ही फेस कर रहे हैं। तो शॉर्ट ड्यूरेशन, ये क्लाइमेट चेंज है, और ये क्लाइमेट चेंज कोई अजाब नहीं है, ये क्लाइमेट चेंज कोई अल्लाह की तरफ से आपको कोई सज़ा नहीं है, ये वो चीज़ है जो आपने अपने ही हाथों से क्रिएट। जी बिल्कुल, ये हमारी ह्यूमन मेड एक्टिविटीज़ हैं और हम चाहें तो उस पर काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको पता ही है कि हम प्लांटेशंस करें, ग्रीनरी अपने आसपास पैदा करें, बहुत सारे पौधे लगाएं, ये सबसे पहला इलाज है, ये सबसे पहला हल है। और फिर उसके बाद वही कि हम लोगों को बताएं कि अगर इसी तरह टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ करता रहा डे बाई डे। अभी नासा की एक रिपोर्ट अभी रिसेंटली आई है जिसमें उन्होंने ये बताया है कि पिछली दहाइयों के मुकाबले में लाइक 18th सेंचुरी एंड अर्ली 19th सेंचुरी के मुकाबले में अब हम ऑलमोस्ट डबल जो टेम्परेचर में जो इंक्रीज़ होता था, अब हम उससे डबल टेम्परेचर में इंक्रीज़ नोट कर रहे हैं। यानी कि जिस रफ्तार से पहले टेम्परेचर आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज़ होता था, लाइक अब हमारे पास 2.25 पर ईयर जो है वो सेल्सियस स्केल पे हमारा टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। जी जी, इंक्रीज हो रहा है हमारा। 1 डिग्री होगा, लेकिन जी अब 2.25 है एंड इट्स रियली अ वेरी सीरियस इशू। बट अब तक हम इसको इतना सीरियस ले नहीं रहे। फिर अब लाइक अगर हम बात करें नॉइस पॉल्यूशन की, तो डॉक्टर साहब ये देखिए आप कि मैं और आप ही तो हैं जो सड़कों पर घूम रहे हैं, कोई और खलाई मखलूक तो नहीं है ना, हम और आप ही तो हैं। आपने ये देखा होगा प्रेशर हॉर्न्स, इसके अलावा रास्ते में लड़ाई झगड़े, एग्रेशन, एजिटेशन एंड मतलब एक दूसरे के साथ इंतहाई डिसरिस्पेक्टफुल बिहेवियर, लाउड म्यूजिक, इवन अपने घरों में हम इससे ये कभी नहीं सोचते कि दूसरे लोगों पर इससे क्या असरात हुए हैं। इसके हेल्थ हैजर्ड्स बहुत खतरनाक हैं, नॉइस पॉल्यूशन के भी, एयर पॉल्यूशन के भी हेल्थ हैजर्ड्स बहुत खतरनाक हैं। डॉक्टर आई नो अ पर्सन जिसको कॉन्स्टेंटली एक गाड़ी जो है वो टेल कर रही थी और वो उसके ऊपर प्रेशर हॉर्न कर, इतना उसने स्ट्रेस लिया, ही स्टार्टेड हैविंग हार्ट अटैक, उसका हार्ट अटैक का अमल वहाँ शुरू हो गया। वैसी तरफ आ रही थी कि हमारी जो एयर क्वालिटी अगर हमारी ख़राब होती है और इसमें पार्टिकुलेट मैटर जिससे हम एयर क्वालिटी को मेजर करते हैं, अगर वो ज़्यादा होता है तो उसकी वजह से हमें मुख्तलिफ हेल्थ हैजर्ड्स होते हैं, जिसमें सरे फहरिस्त जो मैं आपको बताना चाहूँगी नाजरीन के लिए, वो दिल की बीमारियाँ हैं, फालिज का हमला है, स्ट्रोक है और सांस की बीमारियाँ हैं। ये 3 चीज़ें वो हैं। अब तक हम पढ़ते आए थे और सुनते आए थे और देखते आए थे कि भाई घी, तेल, चर्बी, चिकनाई, अनबैलेंस डाइट और जो है वो फैटी डाइट और फिज़िकल इनएक्टिविटी नहीं करेंगे तो आपको ये जो जितनी भी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं इनको होने का ज़्यादा खदशा होगा। लेकिन आई जस्ट वॉन्ट टू इंक्लूड दोज थिंग्स जो इससे पहले हम निगलेक्ट करते रहे। एयर क्वालिटी भी शामिल है उसमें, नॉइस पॉल्यूशन भी शामिल है, जैसे भी आपने बताया। तो अगर आप बहुत देर तक एक्सपोज होते हैं कंटामिनेटेड एयर के साथ, पॉल्यूटेड एयर के साथ, तो आप खुदा न खास्ता मतलब लोगों में डबल ट्रिपल फोल्ड चांसेस बढ़ जाते हैं। इट्स मोर लाइकली कि वो लोग जो ज़्यादा टाइम सड़क पर, रोड पे पॉल्यूशन से एक्सपोज होते हैं, उनमें ज़्यादा चांस होता है ये सारी की सारी डिजीज़ डेवलप करने का, जो मैंने आपको अभी बताई, लाइक COPD है, हार्ट डिजीज़ हैं, स्ट्रोक्स हैं, एज़ कम्पेयर टू दोज कि जो ज़्यादा एक्सपोज नहीं होते। इसी तरह कुछ सब चीज़ें स्ट्रेस लेवल में भी कंट्रीब्यूट कर रही होती हैं। स्ट्रेस लेवल इज अप्रॉक्सीमेटली रिलेटेड टू एवरी अदर डिजीज इन योर बॉडी। और फॉर एग्जांपल हमारे कराची में कुछ इलाके ऐसे हैं कि जहाँ पे पार्टिकुलेट मैटर बहुत ज़्यादा हाई है, लाइक कुरंगी का इलाका है, सदर है। और पिछले दिनों मैंने एक NGO के बारे में पढ़ा और देखा, पाकी उसका नाम है, और मुझे उनका काम इसलिए बहुत अच्छा लगा कि वो एयर पॉल्यूशन पे काम कर रहे हैं और उन्होंने रियल टाइम डिवाइसेस इंस्टॉल की हुई थी मुख्तलिफ इलाकों में। और दे कंक्लूडेड कि वो जो पाकिस्तान में कराची में जो हाईली पॉल्यूटेड एरियाज़ हैं उनमें सरे फहरिस्त जो है वो कुरंगी का इलाका है, सदर का इलाका है। एक तो वहाँ पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा, फिर आपको पता है कि वहाँ पे मुख्तलिफ किस्म की इंडस्ट्रीज़ हैं। तो जस्ट एन एग्ज़ाम्पल। तो अब लोग, अच्छा ऐसा नहीं है कि काम नहीं हो रहा,
काम हो रहा है, हर लेवल पे काम हो रहा है। damage के level जितना काम नहीं हो पा जी रहा। उतना काम नहीं हो पाता। फिर वही बात कि हम सबको साथ लेकर नहीं चलते। इसमें सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ गवर्नमेंट का रोल है, पॉलिसी मेकर्स का रोल है, डॉक्टर्स का रोल है और जो है वो हेल्थ एक्सपर्ट्स का रोल है। नहीं, अभी मैंने जिस तरह आपको कहा कि डॉक्टर साहबा कम्युनिटी का बहुत गहरा रोल है, अफराद का रोल है। हम लोगों को ही अगर अवेयर कर दें ना कि वो अपना प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं, उनको खाना क्या है, उनको सोना कितने टाइम पर है, उनका स्क्रीन टाइम एक्सपोजर क्या होना चाहिए, उनका फिजिकल एक्टिविटी का लेवल क्या होना चाहिए, उन्हें मेंटल हेल्थ अपनी और दूसरों की कैसे बेहतर बनानी चाहिए। तो अगर हम जनरली बात करें तो मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ एंड क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड हेल्थ हैज़र्ड्स एंड मेंटल हेल्थ एंड इम्यूनाइजेशन एंड प्रिवेंशन, ये बेसिक एंड कोर जो हैं वो सब्जेक्ट्स हैं पब्लिक हेल्थ के। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी रिसेंटली जो है वो बस वर्ल्ड पॉपुलेशन डे होके गुजरा। अच्छा, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे पे भी अभी तक मुझे लगता है कि हम लोग एक अजीब सी जंग लड़ रहे हैं। ये भी पब्लिक हेल्थ में ही जी आता बिल्कुल है। बिल्कुल, उसमें कॉन्ट्रासेप्शन एंड फैमिली प्लानिंग और बिल्कुल। बच्चे की हेल्थ को जितना इग्नोर आई थिंक इस पॉइंट पे किया जाता है। और मैं आपको एक बड़ी मज़े की बात बताऊँ, बिकॉज आई एम रिलेटेड टू वन ऑफ द FM एज वेल। वहाँ पे मैं ओवर पॉपुलेशन पे एक शो कर रही थी, तो एक कॉल मुझे आई और उन्होंने मुझे अपनी तरीके से दुआ दी कि अल्लाह आपको 12 बच्चे दिए। मैंने तो कान पकड़ लिया। मैंने कहा अल्लाह 12 बच्चे, मैंने टीम बनानी है, मैंने क्या करना है, और 12 बच्चे, उनकी तालीम कैसे होगी, तरबियत कैसे होगी, उनको मैं टाइम कैसे दूँगी, उनको सब चीज़ें कैसे अवेलेबल होंगी। तो डॉक्टर साहब, ये भी एक जो है मुझे लगता है पब्लिक हेल्थ का बहुत बड़ा इशू है, ओवर पॉपुलेशन जो भी हमारे यहाँ पे हो रहा है। आप इस बारे में क्या? डॉक्टर साहब, फैमिली प्लानिंग की सर्विसेज हमारे यहाँ, फैमिली प्लानिंग में तो वो फौरन से ऐसे नुक्ते ले आते हैं कि आप और मैं चुप्पी हो जाए। तो डॉक्टर साहब, अभी भी हमारी कम्युनिटी में अनमेट नीड मौजूद है फैमिली प्लानिंग की। दो कि हम बहुत काम कर रहे हैं, लेकिन अभी भी अनमेट नीड है। हमारी जो नीड्स हैं, हमारे जो गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं, फुलफिल नहीं हुए हैं। पहली बात तो यह है डॉक्टर आफिया कि मैं अक्सर ये बात कहती हूँ अपने स्टूडेंट्स को भी, और जब कभी भी किसी भी डोमेन में हमारी बात होती है पब्लिक हेल्थ से रिलेटेड, तो हमेशा एक बात मैं ज़रूर कहती हूँ कि देखिए, ये उस वक्त तक सक्सेसफुल नहीं होगी जब तक आप अपनी कम्युनिटी में बायोलॉजिकल एजुकेशन एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ एजुकेशन अपनी यूथ को नहीं देंगे। और पब्लिक हेल्थ का एक एस्पेक्ट ये भी है कि ये कल्चरली एंड रिलीजियसली एक्सेप्टेबल होना चाहिए। तो आई डोंट मीन कि हम इसको इस तरह करें कि खुदा न खास्ता हमारे कल्चर या हमारे मज़हब से मुतसादिम हो, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हम अपने मज़हब और अपने कल्चर्स की बाउंड्रीज़ में रहते हुए भी अपने कल्चर के मुताबिक हम अपने बच्चों में रिप्रोडक्टिव एजुकेशन दे सकते हैं। फिर हमारे यहाँ प्री मैरिटल काउंसलिंग नहीं होती। बताए ना, हाउ इज कल्चर सेपरेट फ्रॉम योर बिलीव्स? आपके बिलीव्स पे ही आपका कल्चर बनता है। आपके अगर बिलीव्स की बात की जाए तो मेजॉरिटी में अगर हम देखें तो हम रिलीजियस बिलीव्स की बात कर रहे होते हैं ना। तो रिलीजियस बिलीव्स में भी अल्लाह जो है हमें कहता है कि आपको तमाम मखलूक़ात से बेहतर बनाया है आपकी अकल की बुनियाद पे। अकल दी है सोचने और समझने के लिए। अब सोचेगा इंसान, समझेगा, तो वो कहेगा कि मेरी तो कैपेसिटी इतनी है, मेरे तो रिसोर्सेज इतने हैं, मैं तो एक बच्चे या 2 बच्चे से ज़्यादा नहीं कर सकता, मैं उनको सही टाइम नहीं दे सकूँगा, उनको पालूंगा पोसूंगा कैसे, उनकी तालीम और तरबियत कैसे करूँगा। तो अकल तो ये कहती है। तो फिर ये दूसरा वाला जो हमको काउंटर आर्ग्यूमेंट मिलता है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? आपने अभी खुद ही एक बहुत ही अच्छी बात की है कि हेल्थ बिलीफ्स। जी बिल्कुल, हमारे जो हेल्थ बिलीफ्स हैं वो हम बिल्कुल भी ना तो मज़हब के मुताबिक हैं, ना ही मेडिकल साइंसेस के मुताबिक हैं, ना ही हेल्थ साइंसेस के मुताबिक हैं। एंड आई डोंट नो, समटाइम्स आई जस्ट सरप्राइज्ड कि ये आते कहाँ से हैं। तो ये इनमें से जी इनमें कुछ प्रोपेगेंडा है और कुछ फॉल्स हमारी बिलीफ्स हैं, हमारे टैबूज़ हैं, कुछ स्टिग्मा है हमारी सोसाइटी में रिलेटेड टू सम हेल्थ अफेयर्स। लाइक जैसे भी हम बात कर रहे हैं कॉन्ट्रासेप्शन को लेके, रिप्रोडक्टिव हेल्थ को लेके, हमारे यहाँ सोसाइटी बड़ी स्टिग्मेटाइज्ड है। HIV एड्स एंड अदर रिलेटेड इन्फेक्शंस को लेके, मेंटल हेल्थ के लिए, ये हमारे सोसाइटी में एक स्टिग्मा समझे जाते हैं। जब तक हम इसको ये नहीं समझेंगे कि स्टिग्मा नहीं है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ द एजुकेशन, और हमारा मज़हब इसकी तालीम देता है कि हम इसको सीखें। हमारे यहाँ पाकिस्तान में शादी के बाद कॉन्ट्रासेप्शन एक बम की तरह एक्सप्लोड होता है कपल्स पे। आप खुद सोचिए कि जिनको पहले से कोई प्री मैरिटल काउंसलिंग ना हो, कोई एजुकेशन ना हो, जी, आपको लगता है दिस शुड बी अ पार्ट ऑफ
curriculum जी, as well, this is what जहाँ पे I'm आपको saying, जी, बच्चा और बच्ची बिल्कुल, को बिल्कुल। लड़कपन की उम्र से एक सेंस हो जी, बिल्कुल। कि आगे, क्योंकि सबने खानदान लेके अपने चलना है। बायोलॉजिकली रिप्रोडक्टिव हेल्थ एजुकेशन का ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ कॉन्ट्रासेप्शन से नहीं है। अगर हम अपनी माँ और बच्चे यूथ की को सेहत भी देंगे तो तो है। माँ और बच्चे की सेहत बहुत स्ट्रांग होगी। Exactly. माँ और बच्चे की सेहत अच्छी होगी, हमारे जो मोर्टेलिटी रेट्स हैं वो मजीद फर्दर कम हो जाएंगे। हमारा मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ये हमारी मजीद कम हो जाएंगे। दूसरी बात ये डॉक्टर साहिबा कि आप ये देखिए कि हमारा हेल्थ बिलीफ इसके साथ इसलिए भी मुतसादिम है कि हमें इसके नताइज नहीं पता। सबसे बड़ी बात इसी में हम देख लें अगर कि अगर हम ये काउंसलिंग्स पहले से दें तो हमारे यहाँ थैलेसीमिया भी ख़त्म हो जाएगा। कितने सारे ममालिक हैं जिन्होंने इस पे काम किया, कुछ भी नहीं करना है, आपको सिर्फ एक ब्लड टेस्ट करवाना है, बेसिक ब्लड टेस्ट, फ्री में भी बस होता है। बिल्कुल फ्री। बिफोर मैरिज आपको सिर्फ और सिर्फ एक ब्लड टेस्ट करवाना है और उसमें कुछ खर्च नहीं होता आपका इतना ज़्यादा, और आपकी नस्लें सेव हो जाती। जी जी बिल्कुल फ्री होता है। एनजीओ जो कि बिल्कुल फ्री इलेक्ट्रोफोरेसिस टेस्ट करते हैं, जी बिल्कुल करते हैं, जिसमें सिर्फ ये देखा रहता है कि दोनों लोग माइनर तो जी माइनर तो नहीं है, बस सिंपल। अगर वो माइनर हैं तो उनको शादी नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल आपस में शादी नहीं करनी। जी बिल्कुल आप तो आप सोचिए अगर हम सिर्फ यही करना शुरू कर देना तो अब फिर वही बात, हम सारा बर्डन गवर्नमेंट पे क्यों डालते हैं? क्या ये सब गवर्नमेंट का ही फर्ज है? हमारा खुद से कुछ फर्ज नहीं है। बेसिक चीज़ें हैं। और आप ये देखिए जब से सोशल मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, हर मीडिया पे आगाही दी जाती है। अब हम ये नहीं कह सकते कि हम जहालत के दौर में रह रहे हैं। एक बात और बिल्कुल बिल्कुल कान बंद करके इस दौर में ना डॉक्टर राफिया ला इल्मी ऑप्शन है हमारा अपना, हमारी अपनी चॉइस है। ये हमारी बिल्कुल मजबूरी नहीं है, ये हमारी अपनी चॉइस है। अगर हम स्टिल लाइल्म रहना चाहते हैं, हम स्टिल जाहिल रहना चाहते हैं, हम स्टिल चीज़ों को बिल्कुल भी कंसर्न नहीं करना चाहते, तो आप यकीन कीजिए हमारी अपनी चॉइस है, ये हमारी अपनी चॉइस। क्योंकि आप देखिए ना हर प्लेटफॉर्म से लोगों को इस वक्त एजुकेशन दी जा रही है, आगाही दी जा रही है, लेकिन फिर भी अगर हम यही रवैया रखेंगे कि मैं ना मानूँ, मैं कुछ सुनूं नहीं, मैं कुछ देखूं नहीं, मैं मानूं नहीं। अच्छा दूसरी बात मेरे और आप जैसे लोगों का फर्ज बनता है। इसमें एक और आर्ग्यूमेंट डॉक्टर साहब, आपको तो बहुत ही हमारे खानदानों में ऐसा नहीं होता जी, हमारे खानदानों में हमेशा से ऐसे चलते आ रहा होता है। आप बिल्कुल हेल्पलेस हो जाते हैं इस बात के सामने, क्योंकि वो इस बात के सामने कुछ सुनने और समझने को तैयार ही नहीं होते। तो वो आपका वाला ऑप्शन, तो फिर मैं कहती हूँ आप भी ये सोचते होंगे कि इंसानों और फिर जानवरों में फ़र्क है। जी बिल्कुल, अगर हम अपनी अक्ल का इस्तेमाल नहीं करते और इसके साथ साथ हम सब चीज़ें अपनी फेट पे छोड़ देते हैं खुद कि भाई हमारी डेस्टिनेशन खुद तयन होगी, तो नहीं, ऐसा नहीं होता। हम अपने हाथों से भी अपनी ज़िंदगी को तामीर करते हैं। लाइक मेंटल हेल्थ है, लाइक इन्फेक्शंस है हमारे आसपास। हमारा सबसे बड़ी बात, हमारा मज़हब हमें क्या दर्ज देता है? हमारा मज़हब हमें सफाई का दर्ज देता है। और हम में से अक्सर, जैसे भी हमने पहले बात कर ली कि हमारा कितना अमूमी रवैया है ना कि हम बाहर कोई भी रैपर फेंक देते हैं, कोई भी कूड़ा अपना घर साफ़ करके बाहर फेंक देते हैं। तो हमें अपने हाँ वही पहले तो सबसे पहला इलाज ये है डॉक्टर साहबा कि हम एक चीज़ समझ लें, खुद से बहुत कुछ करना है, बहैसियत फ़र्द करना है। हम अपने बच्चों को एडुकेट करें, हम अपने बच्चों को एजुकेशन दें, हम स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ में आगाही के सेशंस करें। बहुत सारी एनजीओज़ करती हैं मुख्तलिफ, जो उनके अपने एजेंडाज़ होते हैं, जो इनके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, वो उस पर काम करती हैं। लाइक अभी हम जो बात कर रहे हैं, ये हमारा एक कंट्रीब्यूशन है, पब्लिक हेल्थ कंट्रीब्यूशन है। जो ये प्रोग्राम सुनेगा और देखेगा उसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो हम जो जहाँ है, अगर अल्लाह ने उसको अक़ल, समझ, तमीज़ और शऊर दिया है, तो बहैसियत इंसान उसका फ़र्ज़ है कि वो उसको आगे बढ़ाए। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके अब ये लफ्ज़ शायद मैं तीसरी दफ़ा मीडिया पे यूज़ कर रही हूँ, हल्का असर पजीरी कि हमारे एक डोमेन ऑफ इन्फ्लुएंस होता है जिसमें वो करीब के लोग होते हैं जो हमारी बात सुनते हैं, हमारे असल कबूल करते हैं। अगर हम वहाँ से शुरू करें, इसमें सबसे पहले आपकी फैमिली है, आपके घर आने वाले लोग हैं, आपके कलीग्स हैं, आपकी वर्क रिलेशंस हैं जहाँ जहाँ आप काम करते हैं। तो अगर आपको लगता है कि कुछ काम ऐसा हो रहा है जो उनके लिए ठीक नहीं है और फिर उसके साथ कम्युनिटी के लिए ठीक नहीं है, पहली बात तो अब कुछ ऐसा रह नहीं गया है कि जो किसी का ज़ाती मसला हो, टू बी वेरी फ्रैंक, क्योंकि अब लाइफ एक ग्लोबल विलेज है। बिल्कुल बिल्कुल, इवन ये कि अगर कोई शख्स कहता है मैं नहीं नहाता, मेरा ज़ाती मसला है, तो भाई ये उसका ज़ाती मसला नहीं है वो इन्फेक्शियस डिजीज़ को प्रमोट कर रहा है। एक शख्स अगर अपने घर से बाहर जो है वो पानी ज़ाया कर रहा है और कहता है मेरे घर पानी आ रहा है, मैं कर रहा हूँ, तो ये उसका ज़ाती मसला नहीं है। जो पानी या जो नेचुरल रिसोर्सेज वो ज़ाया कर रहा है, वो बहुत सारे लोगों के लिए बेइंतहा कीमती और ज़रूरी हैं। तो हम पहले ये चीज़ निकाल दें, अब हमारा कोई अमल इनफरादी अमल नहीं रह गया है, बिकॉज इट इम्पैक्ट्स
बहुत लार्ज ऑडियंस को हम इम्पैक्ट करते हैं अपनी इन चीज़ों से। तो पहली बात तो ये कि हम वहाँ से शुरू करें, लोगों को एजुकेट दें, ये एजुकेशन दें, ये एजुकेशन आगे प्रमोट हो। फिर इसी तरह बंदे से बंदे में, लोगों से लोगों में, फ़र्द से फ़र्द में ये आगे ही जाती जाएगी। और जैसे मैंने कहा कि अल्लाह ने लाजिम किया है, हमारी ज़िम्मेदारी है, जिसको अल्लाह ने जितना इल्म दिया है, जितना शऊर दिया है, ये उसकी ज़िम्मेदारी है कि वो अपने से कम इल्म लोगों को, कम बाशऊर लोगों को वो ये इल्म आगे फैलाए, ताकि वो भी इस मकसद को समझें और वो भी चीज़ों को करें। जब सब मिल के काम करेंगे तो आप देखिए कि चीज़ें कितना अच्छा तरक्की करेंगी। मुझे डॉक्टर साहब एक और बड़ी इंपॉर्टेंट मुझे एक चीज़ लगती है, बेसिक एजुकेशन, जो कि आज भी काफ़ी सारे घरानों में कम्प्लीटली नापैद है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू फीमेल। तो वो उनकी एजुकेशन के ना ध्यान दिया जाता है, ना सोचा जाता है। पर कहा जाता है तो चूल्हा बर्तन कराओ, ये तो इसीलिए पैदा हुई है, ये इनका काम है, आके जाके शादी करेंगे, बच्चे पैदा करेंगे, घर किचन संभालेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट डॉक्टर साहब आज की इस एरा, इस एज में भी मुझे लोगों में नज़र आता है, बड़े बड़े लोगों में ये कॉन्सेप्ट मुझे नज़र आता है। मैं आपको पढ़े लिखे लोगों की बात बता रही हूँ, वो आज तक अपनी फीमेल को जो है ऐसे ट्वीट करते हैं कि भाई ये चूल्हा हांडी के लिए बनी है, बच्चे पैदा करने के लिए बनी है। आई एम नॉट किडिंग, आपने नहीं ऐसे ही आप ठीक कह रही हैं, मैं आपसे एग्री करती हूँ। आप उन लोगों को देखते हो, फिर आप उन लोगों को देखते हो तो कहते हो फ़र्क क्या है, सिर्फ पैसे का, यू नो, दैट्स इट। उन्होंने किसी तरह पैसा कमा लिया, माइंडसेट वही है। ये माइंडसेट्स कैसे चेंज हो रहे हैं? पहली बात तो ये कि आपने इतना अच्छा सवाल किया है जो हमेशा मेरे दिल को जो है वो हिट करता है। बहुत मुझे भी वीमेंस हेल्थ का बड़ा गहरा ताल्लुक़ है वीमेन की एजुकेशन के साथ, ना सिर्फ वीमेन की बल्कि उसके पार्टनर की भी एजुकेशन के साथ, बल्कि उसके माँ बाप की भी एजुकेशन के साथ। प्लस वीमेन एम्पावरमेंट, इसको बड़ा नेगेटिव टच दिया गया है, वही मैं इसको आज थोड़ा पॉजिटिव बताना चाहती हूँ। एग्जैक्टली आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप कि इसको हम बड़ा नेगेटिव लेते हैं। हियर वीमेन एम्पावरमेंट डजंट मीन कि खुदा ना खास्ता ख़वातीन को कोई बेलाग किस्म की आज़ादी दी जाए या वो ये चाह रही हैं। हियर वीमेन एम्पावरमेंट का मतलब, अच्छा अगर हम पाकिस्तान की कॉन्टेक्स्ट में देखें तो पाकिस्तान डेमोग्राफिक एंड हेल्थ सर्वेज ने वीमेन एम्पावरमेंट की जो डेफिनेशन की है मैं वो बताना चाहती हूँ आपको, और इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, ताकि मैं बल्कि अपने सारे नाजरीन को कहना चाहूँगी जो मेरी बात सुन रहे हैं कि वो अपने जहन से ये नेगेटिविटी को प्लीज़ रिमूव कर दें कि वीमेन एम्पावरमेंट होती क्या है और उसका हेल्थ से ताल्लुक़ क्या है। डॉक्टर साहब, वो नेगेटिविटी का इमेज जो है वो बहुत सारी कुछ पर्टिकुलर एक्टिविटीज़ की वजह से जो है वो काफ़ी फैल गया है। अब जहाँ पे भी वुमेन एम्पावरमेंट की बात करें तो लोग कहते हैं मेरा जिस्म मेरी मर्जी टाइप के नारों की बातें करना शुरू कर देते हैं। ये मज़े की बात है, ये ऐसा है ही नहीं, बिल्कुल सही। इंटरेस्टिंगली ये मेरा जिस्म मेरी मर्जी वाली चीज़ है ही नहीं, एंड आई डोंट नो ये क्या है मेरा जिस्म मेरी मर्जी। हाँ, वो एक अलग चीज़ है, मैं उस पर कोई कमेंट ही नहीं करना चाहती। मतलब इवन मैं उस पर बात भी नहीं करना चाहती, मैं उस पर कमेंट ही नहीं करना चाहती। लेकिन आपने बहुत अच्छी बात की है, ये हमारी कम्युनिटी की रूह को छूने वाली बात है। खुदा करे कि ये पैगाम सबको समझ में आए। वीमेन एम्पावरमेंट का ताल्लुक इन एक्टिविटीज़ से हरगिज़ नहीं है। तो मैं आपको ऑथेंटिक बात बताना चाहती हूँ जो रिसर्च से है और जो हमारे पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में है, रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट में है, कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में, वो ये है कि वीमेन एम्पावरमेंट बेसिकली इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ 3 टाइप्स ऑफ डिसीजन मेकिंग, जिनमें एक औरत का अपने हस्बैंड के साथ मिलके शेयर डिसीजन मेकिंग में उसका किरदार होना चाहिए। और वो 3 बुनियादी चीज़ें कौन कौन सी है वो मैं ज़रूर बताना चाहूँगी। वो 3 बुनियादी चीज़ें हैं जो हर घर में पाई जाती हैं। अगर एक औरत अपने घर में उन मखसूस किस्म के डिसीशंस में अपने हस्बैंड के साथ मिलकर शेयर डिसीजन मेकिंग कर सकती है, इट मीन्स कि वो औरत एम्पावर्ड है। अब वो 3 चीज़ें बताना चाहती हूँ। नंबर 1, अगर हाउस होल्ड परचेजेस में मियाँ और बीवी मिलकर फैसले करते हैं तो इट मीन्स कि वीमेन इज़ एम्पावर्ड। ये वीमेन एम्पावरमेंट की बात हो रही है। तो वीमेन एम्पावरमेंट हस्बैंड के साथ मिलके शेयर डिसीजन मेकिंग में है। तो वो औरत जिससे उसका हस्बैंड पूछता है कि घर में हाउस होल्ड परचेजेस क्या क्या होने चाहिए, एवरीथिंग रिलेटेड टू हाउस होल्ड आइटम्स, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हों, ग्रॉसरीज हों, अगर दोनों मियाँ बीवी मिल के फैसला करते हैं, इसका मतलब कि वीमेन इज़ एम्पावर्ड। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अगर वो उस औरत को अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ मिलने की पूरी आज़ादी है, उनको विज़िट कर सकती है, फैमिली को, माँ बाप को, बहन भाइयों को और अपने फ्रेंड्स को। अच्छा, इसमें भी ये नहीं है कि वो शौहर को बता के ना जाए, मतलब वो शौहर को बता रही है, अपने हस्बैंड से बिल्कुल इजाज़त ले रही है, और अगर उसका हस्बैंड उसको इजाज़त दे रहा है वो जा सकती है आराम से, उस पर कोई रोक टोक नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इट मीन्स कि वो औरत एम्पावर्ड है। पॉइंट नंबर 3, अगर एक खातून को पाकिस्तान में
बिलखुसूस हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, अगर उसको ये इजाज़त है कि वो अपनी मर्ज़ी से हेल्थ केयर सीख कर सकती है, यानी उसका हेल्थ केयर सीकिंग बिहेवियर जो है, लाइक वो अपनी मर्ज़ी से डॉक्टर, कंसल्टेंट, हकीम, तबीब, होम्योपैथ कोई भी चॉइस कर सकती है अपनी मर्ज़ी से, तो वो औरत एम्पावर्ड है। तो अब आप मुझे बताएं कि इस वीमेन एम्पावरमेंट की डेफिनेशन में कोई भी नेगेटिव पॉइंट नहीं है, इसमें बस औरत की एक से है। देखिए, औरत को बोलने दिया जाना चाहिए। डॉक्टर साहब, इसमें मुझे इंक्लूडेड लगते हैं ये पॉइंट के जितना एक लड़के को एजुकेशन का हक है उतना ही एक फीमेल को जी बिल्कुल बिल्कुल, जितना एक मेल सैलरी रिसीव करता है उसी पोजीशन पे उतनी एक फीमेल की सैलरी भी होनी चाहिए। ये भी बड़े हमने डिफरेंसेस देखे जी बिल्कुल, ये चीज़ें भी उतना ही इंक्लूडेड हैं इन चीज़ों में। इन चीज़ों को कहते हैं वुमेन एम्पावरमेंट, और वो जो आपने इमेज बनाया हुआ है, जी बिल्कुल वो नहीं है। अच्छा, और अब इसका मैं आपको हेल्थ से ताल्लुक़ बता रही हूँ। जो ख़वातीन एम्पावर्ड होती हैं अपने घरों में, उनका हेल्थ केयर सीकिंग बिहेवियर बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। वो अपने बच्चों को ज़्यादा वैक्सीनेशन करवाती हैं, वो खुद एंटीनेटल केयर ज़्यादा लेती हैं। अगर प्रेगनेंसी है तो एंटीनेटल केयर लेंगी, पोस्ट नेटल केयर करवाएंगी प्रेगनेंसी के बाद, डिलीवरी केयर उनमें ज़्यादा अच्छी होती है, वो हॉस्पिटल्स में या हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ में डिलीवरी करवाती हैं। तो रिसर्चेस कहती हैं कि जो ज़्यादा एम्पावर्ड वीमेन होती हैं उनमें हेल्थ केयर सीकिंग बिहेवियर बहुत अच्छा होता है, अपने लिए भी और अपने बच्चों के लिए भी। तो आप देखिए, और फिर उनमें कॉन्ट्रासेप्शन का जो प्रेवलेंस रेट है वो भी ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू दोज वीमेन जो एम्पावर्ड नहीं होती, क्योंकि वो पढ़ी लिखी होती हैं, उनकी एम्पावरमेंट होती है, उनका डिसीजन मेकिंग में शेयर होता है। तो कॉन्ट्रासेप्शन में भी वो अपने हस्बैंड से खुल के बात कर सकती हैं, और दोनों हस्बैंड एंड वाइफ मिल के। तो आप सोचिए इस वीमेन एम्पावरमेंट का कितना फ़ायदा। और इसमें कहीं पे भी ना तो हमारे कल्चर से मुतसादिम कोई बात है, ना हमारे मज़हब से मुतसादिम कोई बात है। और ये अच्छा, अब एम्पावरमेंट आएगी कैसे? डेफिनेटली एजुकेशन से। तो प्लीज़ औरतों को पढ़ाएं, बच्चों को पढ़ाएं, लड़कियों को पढ़ाएं, स्पेशली लड़कियों को पढ़ाएं। अगर आप लड़कियों को पढ़ाएंगे तो इसका मतलब आप पूरी नस्ल को पढ़ा रहे हैं। आप ना सिर्फ मैटरनल हेल्थ को इम्प्रूव कर रहे हैं, आप वीमेन हेल्थ को इम्प्रूव कर रहे हैं, बल्कि आप आइंदा आने वाली नस्लों को, जनरेशंस को प्रोटेक्ट कर रहे हैं कम्युनिकेबल डिजीज़ से, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ से। इसके अलावा इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन हमारी बहुत स्ट्रॉन्ग होगी, पाकिस्तान और ज़्यादा तरक्की करेगा, हमारी मईशत मजबूत होगी। तो ये आप अगर इन सब चीज़ों को देखें तो राब्ता और सिलसिला तो उनका एजुकेशन से ही होता है। तो अगर हम एजुकेशन को ही कि अपना मोटिव बना लें तो मुझे यकीन है कि बहुत सारी चीज़ें खुद ब खुद सुधर जाएंगी। और ख़वातीन का किरदार हम किसी भी तरह निगलेक्ट नहीं कर सकते। बड़ा मेन बड़ा मेजर रोल है उनका ऑब्वियसली। और मुझे लगता है कि दोनों जो हैं, दोनों हस्बैंड और वाइफ, ख़वातीन और मर्द, दोनों का कंट्रीब्यूशन जो है वो इक्वल ही होता है। अगर किसी तरह आप उनको सप्रेस करते हैं तो आप उनको अकेले सप्रेस नहीं करते, आप आने वाली सारी जनरेशन्स को तबाह करते हैं। डॉक्टर साहब, आपका बड़ा गहरा ताल्लुक जो है ना वो शेर व शायरी से भी है। ये तो मुझे पता चल ही गया था, और सुना है कि आपकी बुक इज़ ऑन इट्स वे एज वेल। यस, अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ खास हो जाए, कुछ खास, कोई मज़े की बात, कोई मज़ेदार किस्म का शेर, कोई नज़म जो आप हम सबके साथ शेयर करना चाहें। जी, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी। आप लीजिए, बिल्कुल टाइम लीजिए, और बिल्कुल हमें इस्तिफ़ादा हासिल करने दें अपनी शेर व शायरी से। बिकॉज ऑब्वियसली हम सबके लाइटर पार्ट भी होता है इंसान की ज़िंदगी का, कुछ उसके इंटरेस्ट भी होते हैं जिससे इंसान अपने आप को अलाइव रखता है, ज़िंदा रखता है, खुश फील करता है, लाइटर फील करता है। तो डॉक्टर साहबा ने भी इतनी हैवी, उनकी इतनी मुश्किल फील्ड पब्लिक हेल्थ और इतने सारे लोगों के साथ उनका इंटरेक्शन, तो डॉक्टर साहब ने उससे कहीं ना कहीं जो है अपनी ज़िंदगी को एक लाइट। अच्छा डॉक्टर, आपके पास में बात ये है कि मैं डॉक्टर, पब्लिक हेल्थ, ये एक्सपर्ट और पब्लिक हेल्थ प्रोफेशन, ये सब बाद में हुआ है। मैं शायरा पहले से हूँ। ओह माय गॉड। बस मसला ये है कि मैं बचपन से शायरी करती थी, बचपन से मैं कहानियाँ लिखती थी। हमदर्द नौनिहाल बड़ा मशहूर बच्चों का एक वो है, मेरी उसमें कई मरतबा कहानियाँ माशाल्लाह पब्लिश हुई हैं। और मैं उस वक्त भी रिसालों वगैरह में लिखती थी। मैं जस्ट काफ़ी छोटी होती थी, इवन मैंने मैट्रिक भी नहीं किया था। मैं जब हमदर्द नौनिहाल में जब मेरी पहली कहानी शाया हुई थी तो मैंने मैट्रिक भी पास नहीं किया था उस वक्त। इट इज़ बिफोर माई मैट्रिकुलेशन। जी, वो एक कहानी थी और उसका टॉपिक था इंसान। और मुझे याद है कि उस कहानी पे मुझे शहीद हकीम मोहम्मद सईद साहब ने एक एजाज़ी तौर पे तोहफे में एक किताब भी भेजी थी, जो आज तक मैंने बहुत सीने से लगा के रखी है। और एक ख़त भेजा था जिसमें लिखा था कि सरवत मुमताज़, आपने बहुत ही अच्छे मौजू पे लिखा है और आप अपने लिखने के इस हुनर को बढ़ाती जाइएगा। तो मैं जी उसमें वो मुख्तसर सी कहानी थी। जी 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 हम कह सकते हैं। उसमें बस ये था कि बहुत ही छोटी सी सबक आमूज़ कहानी थी। उसमें ये था कि एक क्लास में
टीचर सारे बच्चों से पूछ रही हैं कि वो बच्चे बड़े होकर क्या बनेंगे। तो किसी ने कहा डॉक्टर, किसी ने कहा इंजीनियर, किसी ने कहा कि वो पायलट। तो एक बच्चे ने कहा कि मैं बड़ा होकर सबसे पहले एक इंसान बनूंगा। तो टीचर ने कहा कि क्या अभी आप इंसान नहीं हैं? तो उसने कहा नहीं मिस, एक मुकम्मल इंसान, एक अच्छा इंसान, एक बासीरत इंसान। तो क्योंकि और आज तक मेरा यही फ़िलासफ़ी है मिस राफिया, कोई भी पेशा प्रोफेशन बुरा नहीं होता। हम कहते हैं कि डॉक्टर ख़राब था, लॉयर ठीक नहीं था, टीचर अच्छी नहीं थी, नहीं, मसला ये है कि वो बहैसियत इंसान अच्छे नहीं थे या बहैसियत इंसान अच्छे नहीं हैं। वो जिस प्रोफेशन में भी जाएंगे, चूँकि वो बहैसियत इंसान अच्छे नहीं हैं, तो उस प्रोफेशन में अपने फ़राइज़ सही से पूरे नहीं कर सकेंगे। तो प्लीज़ कुछ भी बनने से पहले, डॉक्टर बनने से पहले, इंजीनियर बनने से पहले, वकील बनने से पहले, आर्किटेक्ट बनने से पहले, व्हाटएवर यू वांट टू डू, कुछ भी बनने से पहले एक अच्छा इंसान बनने पे फोकस कीजिए। अगर आप एक अच्छे इंसान हैं तो आप एक अच्छे डॉक्टर हैं, एक अच्छे इंजीनियर हैं, एक अच्छे टीचर हैं, हर प्रोफेशन में आप अच्छे। बात ही कहीं और चली गई और मैं तो चाह रही हूँ कि अब मैं आपसे पूछूं कि इंसान अपने आप को कैसे एनालाइज करे कि मैं अच्छा इंसान हूँ या मैं बुरा इंसान। ये भी डॉक्टर साहब आप सारे आपने इतने अच्छे क्वेश्चंस किए हैं कि मतलब मेरी अपनी रूह सरशार हो गई, जिसको मैं कह सकती हूँ। क्या बात है। सबसे पहली चीज़, ज़रूरी नहीं है कि सब लोग मुझसे मुत्तफिक हो, लेकिन व्हाट आई टेक इट वेरी सीरियसली, सबसे पहली चीज़ है डॉक्टर साहबा कि हमें ख़ुद को और अपने साथ जितने भी लोग हैं ना, सबको अल्लाह का बंदा समझना चाहिए। जब हम बंदगी की हुदूद से आगे बढ़कर हम जब नौज़ुबिल्लाह खुदा बनने की कोशिश करते हैं ना, तो सारी चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, तबाह बर्बाद हो जाती हैं। आप देखें ना, इस जुनून में जो भी लोग मुब्तला हुए, उन्होंने सिर्फ ख़ुद को तबाह नहीं किया, अपनी पूरी कौमों को तबाह बर्बाद कर दिया, मुल्क तबाह हो गए। जी, फ़िरौन से लेके और बहुत हिस्ट्री आगे है, किसी को भी अभी हम स्पेसिफाइज नहीं कर सकते राइट नाउ। तो डॉक्टर साहबा मैं सबसे पहले ये समझती हूँ कि हम ख़ुद एक इंसान के तौर पे बहुत अच्छे हों, बाअखलाक़ हों, ख्याल रखें अपने आसपास वालों का, सबका बिला तफरीक़ रंगो नस्लो मज़हब, जिसको हम इनइक्वालिटी कहते हैं। इनइक्वालिटी एक नासूर है, वो इनइक्वालिटी हेल्थ में हो वो इनइक्वालिटी हमारी जनरल लाइफ में हो। तो हम इनइक्वालिटी ना हो, हमारे अंदर एक्विटी हो, हम सबका ख्याल रखें, सबको साथ लेके चलें, चाहे कोई अमीर हो चाहे गरीब हो, हम पावर ऑफ पोजीशन में हो और सामने वाला पावर ऑफ पोजीशन में ना हो। इवन दैन हमें अपनी पावर ऑफ पोजीशन का नाजायज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मैं अपने स्टूडेंट्स को भी हमेशा ये बात कहती हूँ कि आप जितनी भी बुलंद मकाम पर पहुँच जाएँ, आपका स्टेटस, आपके रैंक्स जितने भी बुलंद होते चले जाएँ, उतना ही आपके अपने अंदर आजिज़ी और इनकी सारी बढ़ती रहनी चाहिए। साहिबा क्या ही बात हो जाएगी कि अगर आप इसी टॉपिक पे हमें कोई शेर सुना दें। ये इससे कुछ मिलता जुलता है पूरा तो यही टॉपिक नहीं है, लेकिन काफ़ी मिलता जुलता है। बिल्कुल। उम्र सारी आपकी दिलदारियों में कट गई, उम्र सारी आपकी दिलदारियों में कट गई, अब हमारा भी कोई गमख्वार होना चाहिए। मुद्दतों से आपकी इमलाक का निगरां हूँ मैं, मुद्दतों से आपकी इमलाक का निगरां हूँ मैं, मेरी भी जागीर अब सरकार होना चाहिए। क्या बात है, क्या दश्तो सहरा में भटकता फिर रहा है रात दिन, दश्तो सहरा में भटकता फिर रहा है रात दिन, ए मुसाफिर अब कोई घरबार होना चाहिए। क्या बात है, क्या बात इसके दर पे कासा ये दिल लेके ना जाऊं कभी, इतना तो यारों मुझे खुददार होना चाहिए। और लास्ट, जामाए शाही पहन के आसमां पे जाएगा, जामाए शाही पहन के आसमां पे जाएगा, भीख लेने के लिए नादार होना चाहिए। हाँ बात, वेरी नाइस, वेरी नाइस। ये आपने बेसिकली क्या कॉन्सेप्ट, किसको सोच के आपने ये नज़म लिखी थी? सच बताना, क्योंकि मुझे कुछ फील हो रहा है इसलिए पूछ रही हूं। गार्ड्स को देखकर, अपनी अपार्टमेंट्स के गार्ड्स, मुख्तलिफ फैक्ट्रीज़ के गार्ड्स, इंडस्ट्रीज़ के गार्ड्स, आपको पता है वो कितने बुरे हाल में रह रहे होते हैं, और वो क्या करते हैं, दूसरों की इमलाक के निगरान होते हैं, दूसरों के एसेट्स की हिफाजत करते हैं, किसी के घर की, बैंक की, हॉस्पिटल्स की, मोहल्ले की, और वो ख़ुद किस नादारी के आलम में होते हैं। तो ख़ुद ब खुद मेरे दिमाग में आया कि बहुत अरसा हो गया कि ये दूसरों की ही इमलाक की निगरानी कर रहे हैं, कुछ ना कुछ तो इनके पास भी होना चाहिए, कोई जागीर होनी चाहिए, कुछ इंश्योरेंसेस होने चाहिए, कुछ इनके लिए बेनिफिट्स होने चाहिए अलग से। तो जिस दिन मैंने अपनी अपार्टमेंट के चौकीदार को सर झुकाए हुए बहुत ही मखमूम और परेशान देखा था, तो ख़ुद ब खुद ये चीज़ मेरे दिमाग में आई थी।
तो हमें बड़ा इस पे सेंसिटिव सोचना दिल चाहिए। है आपका डॉक्टर साहब, बड़ा ही जिसे कहते हैं ना नरम और सेंसिटिव दिल है आपका। हाँ, बस सोचता है। सेंसिटिव का तो नहीं पता, लेकिन मेरा दिल नहीं, आप एहसास दिमाग से रखती हैं। ज़्यादा सोचता आप है। एहसास रखती मैं हैं, शायद दूसरों दिमाग का से एहसास कम सोचती हूँ, दिल से ज़्यादा सोचती हूँ। शायद यही एक रीज़न है। चलिए जी, डॉक्टर साहब बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। बहुत मज़ा आया और बहुत सारी चीज़ें जो है डॉक्टर साहब ने बिल्कुल राइटली हाईलाइट की, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो उन्होंने हाईलाइट किया वो वुमेन एम्पावरमेंट का रियल मतलब है। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच, सीरियसली। वेलकम। ऑलराइट जी, दिस इज़ इट। और बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया, बहुत कुछ सीखा मैंने भी, और आई एम श्योर आप लोगों ने भी बहुत कुछ सीखा समझा होगा। डॉक्टर साहिबा अगेन आपको बहुत बहुत शुक्रिया, आप टाइम निकाल के आए। टिल नेक्स्ट एपिसोड आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।